हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कनाडा रिटर्न कर रहा है 100 साल पहले चोरी हुई पुरानी मूर्ति जो गॉडेस अन्नपूर्णा की थी। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस बैकग्राउंड के न्यूज़ में कि कैसे जो मूर्ति या फिर कोई नई स्कल्पचर जो है इंडिया से बाहर चोरी करके ले जाई जाती है, उसको इंडिया कैसे रिट्रीव करता है और प्रोसेस क्या है। और इसके बाद हम थोड़ी डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे प्रोसीजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनाती है जहाँ पे ये स्कल्पचर्स चोरी हो जाते हैं आसानी से और बाहर के देशों में ले जाके इसे आसानी से बेचे जा सकते हैं। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे फ्लॉज है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी स्कल्पचर या फिर आइडल जो कि चोरी किए गए हैं उनको रिट्रीव करने की, या जो भी अभी कस्टम्स में जो भी फ्लॉज हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स से आके जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इसी संडे को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मन की बात में अपने, जो वो हर संडे को करते हैं, उन्होंने बताया कि कनाडा जो है वो रिटर्न करेगा गॉडेस देवी अन्नपूर्णा जी की मूर्ति जो 1913 में चोरी हुई थी। और इसकी बात करें तो ये अभी इस पे जो भी सहमति दोनों देशों के बीच में हो चुकी है और ये मूर्ति कुछ ही दिनों में ये इंडिया में वापस आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ अन्नपूर्णा जो ये मूर्ति है, तो ये बनारस स्टाइल में बनाई गई थी। 18th सेंचुरी आइडल है। और अन्नपूर्णा जो अगर अगर मैं बात करूँ, गॉडेस अन्नपूर्णा को गॉडेस ऑफ फूड भी बोला जाता है। तो देखिए, अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से या फिर कौन जो ये आइडल और या फिर स्कल्पचर्स जो हैं अगर वो इंडिया से चोरी होते हैं और बाहर ले जा जाते हैं, तो उनको स्टॉप करने में जो भी स्कल्पचर चोरी हैं वो इंडिया से बाहर नहीं जाए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर जो भी स्कल्पचर्स या फिर आइडल अगर चोरी इंडिया में हो रहे हैं और फिर उसको अगर इंडिया में बेचने की कोशिश की जाए, तो मोर देन 90% चांसेस है कि वो जो थिप है वो पकड़ा जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, जो भी ये चोरी होती है मूर्तियाँ ना, इसको बाहर ले जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस मिलती है और वहाँ पे इनको पकड़ाने की भी डर बहुत कम होती है। तो इसके कारण जो है, जो भी स्कल्पचर्स या फिर जो भी आइडल जो हैं वो उनको चोरी करके बाहर इंटरनेशनल मार्केट में ले जाई जाती है। देखिए, हम देख सबसे पहले तो अगर जब बात करूँ, जो भी ये चोरी होती है स्कल्पचर्स या फिर आइडल्स से कोई इंपॉर्टेंट जो आर्टिस्टिक वैल्यूज़ है, उनकी जो अगर देख रेख के बारे में बात करूँ, तो उसकी जो मेन अगर ऑर्गेनाइजेशन है ASI, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में या फिर 2 डिकेड में अगर ऐसा देखने को मिला है कि ASI से कहीं ज़्यादा जो पेनिट्रेशन है वो कस्टम डिपार्टमेंट की है। और जो कस्टम डिपार्टमेंट वो क्या कर रहा है अभी, जैसे कि कम इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रहा है, कल्चरल प्रॉपर्टी जो भी और जो इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं, या फिर जो भी बॉर्डर चेक जो किया जाता है, वो सारे जो वर्क अभी कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ही कर रहा है। तो इसलिए अभी पिछले 2 सालों में, 2 दशक में अगर ऐसा देखने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ASI से ज़्यादा अभी कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, कस्टम डिपार्टमेंट की वर्क और उनकी इथिकेसी दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है पिछले 20 सालों में। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर कोई एक्ट ऐसा एप्लीकेबल है, तो कस्टम एक्ट 1962 जो है वो क्या करता है कि प्रोसिक्यूशन करता है एंटीक्विटीज़ ट्रैफिकिंग केसेस में। और फिर एंटीक्विटीज़ आर्ट ट्रेजर एक्ट जो है 1972 में, वो उसमें बहुत सारे खामियां धीरे धीरे आने वाले समय में ऐसे बढ़ती गई, और जिसके चलते कस्टम एक्ट 1962 जो है वो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द आर्ट एंड ट्रेजर एक्ट 1972। AAT लैक्स स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर प्रोसिक्यूशन। जो भी पकड़े जाते हैं उनकी प्रोसिक्यूशंस में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्ट है, वो कहीं ना कहीं बहुत जगह साइलेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेज हैं जो भी जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। डिफरेंट डिफरेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, और उसी एक्सपोर्ट के दौरान जो भी ये इम्पोर्टेंट आइडल्स या फिर स्कल्पचर्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है अलोंग विद देयर ओन प्रोडक्ट, और जिसके चलते अभी कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही विजाइल होना पड़ता है। और इसके चलते अगर हम देखें कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो कस्टम एक्सपोर्ट जो प्रोसीजर है वो 2 तरीके से काम करता है। पहला तो एक एक्सेस करता है और दूसरा एग्जाम करता है।
तो एक असेसमेंट और एग्जामिनेशन जो है वो लास्ट 2 डिकेड में अगर देखें हम तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, इलेक्ट्रॉनिक वे में भी और मैनुअली भी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वे डेटा एक्सचेंज के बारे में बात करूँ तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ग्रोथ। और इसके चलते क्या होता है कि प्रॉपरली जो कोई भी एंटीक स्मगलिंग हो रहा है या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर ले जाया जा रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूँ उसको एग्जामिन नहीं किया कर पाते हैं हम लोग। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि कोई भी 100% फिजिकल एग्जामिनेशन जो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी क्या कस्टम ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप 1000 प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के एक साथ आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या करेगा कि जैसे गवर्नमेंट अभी कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से वर्क करता है कि रेड फ्लैग तैयार करता है। मतलब कि अगर देखता है कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके के ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं वो पकड़े गए हैं या कहाँ से स्पेसिफिक स्टेट से पकड़े गए हैं, तो उसके बेस पे वर्क करता है कि शायद यहाँ से शायद ये एक्सपोर्ट हो सकता है। इसके बाद वहाँ पे एग्जामिनेशन किया जाता है और फिर उसके चांसेस वहाँ पे पकड़े जाने की होती है। तो अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। वो भी ऑर्गेनाइजेशन वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से सेंड कर सकता है जहाँ पे आप सोचेंगे कि ये क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, कोई अपना प्रोडक्ट भेज रहा है। तो यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। और जिसके चलते क्या होता है, एक रैंडम जो असिस्टेड सैम्पलिंग की जाती है और कोई भी इसके बाद ये आपको ये देखना है कि कोई भी जो डेटा किस तरीके की कस्टम्स चेकिंग हुई या कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट पकड़े गए, ये सब कोई भी ऐसा पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी पकड़े जाते हैं चीज़ उसको पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ताकि कोई पब्लिक को भी पता चले कि हाँ इस तरीके के प्रोडक्ट्स पकड़े जा रहे हैं या फिर आने वाले समय में किस तरीके की अभी चीज़ें जो हैं वो इंडिया से बाहर जा रही हैं। तो पब्लिक भी अवेयर होगी तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देगी, उनको उनके जो देख रेख की जो पोजीशंस की बात होती है उसमें पब्लिक ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है। तो ये एक हमारा ये डोमेन है। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि क्या अभी सजेशंस के बारे में देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेसिफिकली। तो देखिए सबसे पहले तो है कि कोई भी एक्सपोर्ट है ना आर्टिफैक्ट्स के रिगार्डिंग और या फिर डैमेज म्यूटिलेशन इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग उसको टोटली बैन कर देना चाहिए। जैसे कंट्रीज थाईलैंड जैसे कंट्रीज हैं उनकी जो अगर बात करें सिर्फ जो अगर हेड के बारे में बात करें, बुद्धा की हेड होती है वो भी न्यूली मेड अगर कोई भी है उसको भी वो बाहर नहीं जाते हैं, वो कस्टम ऑर्गेनाइजेशन आपको एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जो आर्टिफैक्ट्स है वो आर्टिफिशियल कोई प्रोडक्ट बना के आपको बता देंगे कि ये हम खरीदे हैं लेके जा रहे हैं, तो इंडिया से वो इजीली वहाँ से लेके जा सकते हैं। तो अगर बात करें जैसे कंट्री लाइक बुद्धा वहाँ पे थाईलैंड में, वहाँ पे जैसे क्या है कि अगर आप आर्टिफिशियल प्रोडक्ट भी लेके जा रहे हैं बुद्धा के स्कल्पचर क्योंकि तो वो सीधे बना कर देंगे, वो आपको वहीं पे रख के जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो सजेशंस हैं ये आपको एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग इंडिया में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्लीट बैन होना चाहिए आर्टिफिशियल एज या फिर प्रिंटेड मेटल ऑब्जेक्ट्स पे। इसके बाद एक नेशनल पैनल क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे एक ऑरिजिन वहाँ पे ज़रूरी है कि किस तरीके से पब्लिश किया जाए जो भी प्रोडक्ट्स पकड़े जा रहे हैं, एक वेबसाइट पब्लिक डोमेन में हो और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स किस तरीके पकड़े जा रहे हैं या फिर किस तरीके इंस्पेक्शंस हो रही है और जो भी कस्टम एग्जिट पॉइंट पे इस तरीके के कुछ जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में जाए। क्योंकि इससे कि ना कि सिर्फ उनको फ़ायदा होगा बल्कि इसके मैं ये बोलूँगा कि पब्लिक में अवेयरनेस भी होंगी कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया में बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इलीगल तरीके से, और उसको पब्लिक भी अवेयर होकर उसको रोकने में मदद करेगी। इसके बाद एक टूल किट क्रिएट करने की ज़रूरत है। यूनेस्को ईओ जैसे एक ईओ जो है यूरोपियन यूनियन जिस तरीके से काम करते हैं, एक इलिसिट ट्रैफिकिंग जैसे यूरोपियन जुडिशरी जो है एक एक बुकलेट प्रोवाइड करती है जहाँ पे किस किस प्रोडक्ट्स किस तरीके के दिखते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट जो अभी रिसेंटली सीज्ड किए गए हैं या कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो वो सब कुछ जो सैम्पल्स हैं वो उस बुकलेट में मेंशन रहता है। तो ऐसी बुकलेट जो हर कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है जहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे ये सब अवेलेबल ईजिली हो और वहाँ के जो कस्टम्स ऑफिसर्स हैं वो ईजिली उसको एक्सेसिबल कर सके। तो ऐसी ज़रूरत है, ठीक है।
फिर इसके बाद कोई भी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ कहाँ कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्सीलेंस ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक टेस्टिंग या डेटा मेथड्स जो भी है उसको सपोर्ट करके एक वैल्यूएबल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो अप टू डेट रहे डे टू डे एक्टिविटीज़ से, और जो भी डे टाइम के साथ हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो भी ये ट्रैफिकर्स हैं वो जिस तरीके के मेथड्स अपना रहे हैं उनसे डील करने के लिए एक रोबस्ट सिनारियोज अवेलेबल हो हमारे कंट्री में। सो ये एक हमने एक सजेशंस देखा। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।